अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर सोचता है कितने सारे लोग घायल हैं कि उनके साथ अब करा किया जाए, मुझे भी इस टाइम पे कुछ पता नहीं लग रहा है। और यहीं पे डॉक्टर जहूर रहती है जो कि यह सब सुनने के बाद वो फिर कहती है कि आप शायद भूल गए हैं कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था। लावतियान आप नीचे वाले केबिन में देखिए कि वहां पर कितने लोग जिंदा है। अगर जो लोग हुआक्सू देश के रहेंगे आप उन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग दूसरे देश के हैं उन्हें ओशन में फेंक दीजिए। और हाँ लावतियान, नीचे वाले केबिन से झुंयुके को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा क्योंकि उसे इस नज़ारे को जरूर देखना चाहिए। तभी लाओतियान कहते हैं कि कैप्टन, नीचे वाले केबिन में जितने भी लोग हैं अब वो सब खुखार जानवर की तरह बन गए हैं। मुझे लगता है कि वो सब फ्यूचर में और भी ज्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता है। तभी जहांगीर कहता है कि नहीं, सिचुएशन एक जैसा ही नहीं रहता है, लोग हमेशा जिंदा रहने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे आप ही बताइए लाओतियान, आप जिंदा रहने के लिए किसी को नहीं मारा है? और यह सब सुनने के बाद लाओतियान बहुत ही ज्यादा स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर सेलर के हाथों एक दो तो खून होता ही होता है। तभी जहांगीर कहता है कि हम कुछ टाइम के लिए ऐसा ही करते हैं, लेकिन बाद में हमें बुरे लोग मिलेंगे तो हम उन्हें ओशन में फेंक देंगे। तभी लाओतियान कहते हैं कि कैप्टन, लू दहाई बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है। अगर वो तिहिनाई सिटी जाते हैं तो हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारा काम जरूर आएंगे। और यह सब बताने के बाद लाओतियान अपने लोगों को लेकर वहां पर मास्क सबको पहना देते हैं और सबको लेकर नीचे चले जाते हैं। और इस टाइम पे झुंयू के नीचे वाले ही केबिन में बैठी हुई थी, लेकिन वो भागने ही वाली थी। लेकिन तभी लाओतियान कहते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं मिस जू, आपको यहीं रुकना होगा और आप यहाँ के इंचार्ज हैं। और यह सब सुनने के बाद झुंयू के माना ही करने वाली थी, लेकिन तभी लाओतियान एक कुर्सी लेकर आते हैं और बैठने के लिए कहते हैं झुंयू के को। तभी झुंयू के कहते हैं कि लाओतियान, यहाँ पर सुनवांसी बेहोश हो गई है, आप उसे भी उठा दीजिए। तभी वहाँ पे लाओतियान गन का बट सटाते हैं सुनवांसी के गर्दन में। सुनवांसी को जल्दी ठंडक महसूस होता है, जिसके बाद वो उठती है तो कहती है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद झुंयू के सुनवांसी को उठाते और कहते कि हिम्मत रखो। तभी लाओतियान अपने सेलर टीम को कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग जिंदा है उन्हें बाहर निकालो। हालांकि नीचे वाले केबिन में जो फाइट हुआ था उसके कारण वहां पर 75 लोग जिंदा थे, लेकिन 28 लोग बहुत ही ज्यादा घायल थे और कुछ लोग को कम चोट लगा हुआ था। तभी लाओतियान कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग बहुत ज्यादा घायल हैं उन्हें दूसरे केबिन में रख दो, उन्हें फिर से इलाज किया जाएगा, नहीं तो उन्हें ओशन में फेंक दिया जाएगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हालांकि इस केबिन में बहुत सारे लोग मारे गए थे और अब इन लोगों को खाना के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ पर जितने भी लोग जिंदा थे उन्हें लाओतियान कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मर गए हैं उन्हें ओशन में फेंक दो। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग उठा उठा कर ओशन में फेंक देते हैं और वहाँ पर साफ सफाई हो जाता है। और यहाँ पे जो लोग बहुत ही ज्यादा घायल थे उन्हें दूसरे केबिन में रखा जा रहा था। और इस नज़ारे को यान ल्यू आइसलैंड के लोग देखते हैं तो वो सब बहुत ही ज्यादा शौक में थे कि इतने सारे लोग घायल हो गए हैं। और अब यहाँ पर सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए हैं और अब हमारा क्या होगा। और इस टाइम पे बाइमो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है कि आखिरकार मेरा भी अंत होने वाला है क्योंकि मुझे कैप्टन नहीं छोड़ेगा, मैं दूसरे देश से हूँ। तभी चाहिंग चेंग कहता है कि अरे घबराओ मत, तुम भी अब हुआक्सू देश के हो और वैसे भी तुम अगर यहाँ पर शांत नहीं रहते हो तो मैं जाकर कैप्टन को बताऊंगा और कैप्टन तुम्हें ओशन में फेंक देंगे और तुम्हें शार्क खा जाएंगे। इतना सुनते ही जी यून फान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर चाहिंग चेंग का कॉलर पकड़ लेता है और फिर कहता है कि चाहिंग चेंग कमीने, अगर तूने मेरे बारे में शिकायत किया ना कैप्टन को, तो कैप्टन को मैं तुम्हारे बारे में भी बता दूंगा कि कैप्टन को तू बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलता रहता है और फिर हम दोनों ही साथ में मरेंगे। तो यह कैसा रहेगा, बहुत ही अच्छा है ना। और इसी केबिन में रुडोल्फ जेब कतरा बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अरे रिपोर्ट करो कैप्टन को, तुम दोनों ही मरोगे। और अब यहाँ पर सब लोग फैसला करते हैं कि यहाँ पर कोई भी कैप्टन को नहीं बताएगा। और इस टाइम पे आइजेन मैन रहता है, वो कहता है कि तुम लोगों को पता है कि हम सब कैसे जिंदा ज्यादा टाइम तक रहेंगे। तभी चाहिंग चेंग कहता है कि मिस्टर आइजेन मैन, आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं और आपने क्या प्लान बनाया है। तभी आइजेन मैन कहता है कि तुम लोगों को पता है जो स्नोवुल्फ ने कहानी तुम लोगों को सुनाया था। और अब यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे याद नहीं है, मैंने उतना ध्यान से भी नहीं उस कहानी को सुना था। तभी आइजेन मैन बताते हैं कि तुम लोगों को पता है कि स्नोवुल्फ के पास एक येलो कलर का स्टोन था और स्नोवुल्फ ने मुझे बताया था कि उन्हें वो पत्थर कहीं पर मिला था, लेकिन वो पत्थर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और हो ना हो जो येलो कलर का स्टोन है उसके और कैप्टन के बीच में कोई ना कोई तो कनेक्शन है। और इसका मतलब समझते हो तुम लोग, आखिरकार जिसके पास येलो कलर का स्टोन होगा वो कैप्टन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान बन जाएगा। और अगर ऐसा है तो वो येलो कलर का स्टोन हम लोगों के पास नहीं है बल्कि वो स्नोवुल्फ के पास है। और इसका मतलब यही हुआ कि स्नोवुल्फ कैप्टन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है और हम लोग उतना नहीं है। और अगर हम लोग समुद्र के बीच में चले आते हैं और कैप्टन हमसे ना खुश होते हैं तो हम लोगों
लोगों को ओशन में फेंक सकते हैं। और अब यहाँ पर जितने भी लोग थे यह सब सुनने के बाद वो सब बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। तभी चाहिंग चेंग कहता है कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं आइजन मैन, मुझे बताइए। तभी आइजन मैन कहता है कि हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, अगर हमारे पास कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस होगा तो हम बच सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ कोलंबिया और न्यून से होते हुए गुजरेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि येलो स्टोन के बारे में कोलंबिया में बता देंगे, तो कोलंबिया से बहुत सारे लोग हमें बचाने के लिए आ सकते हैं। तभी बाइमो कहता है कि अरे ये बकवास है, वो पहले भी बचाने के लिए नहीं आए थे तो अब क्या आएंगे। तभी आइजनमैन कहता है कि तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस येलो स्टोन के लिए हुआक्सू देश आगे बढ़ सकता है तो कोलंबिया देश क्यों नहीं बढ़ सकता है। और हमारे पास बचने का यही एक रास्ता है और इसे आजमा सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस था वो सारे के सारे कैप्टन ने ले लिया है। और एक बात तुम लोगों को यह याद रखना होगा कि भले ही तुम लोग कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस को चुरा लो, लेकिन अगर उसके बारे में किसी को या कैप्टन को पता लगा तो वो मर जाएगा। और इतना बताने के बाद आइजनमैन लेट जाता है बिस्तर पर, क्योंकि वो दूसरे देश का था और वो हुआक्सू देश का तलवा नहीं चाटना चाहता है और इसलिए सब लोगों को उम्मीद देता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि स्नोवुल्फ एक सेलर से मिलता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि आप जाकर कैप्टन से बताइए कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। और इस बारे में जैसे ही जांगी को पता लगता है कि स्नोवुल्फ उससे मिलना चाहता है, और जांगी यह भी जानता था कि नीचे वाले केबिन की हालत को देखकर स्नोवुल्फ और यहाँ तक कि यानलियो आइसलैंड के जितने भी लोग हैं वो सब बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। और अब स्नोवुल्फ को जांगी के पास लेकर आया जाता है और इस टाइम पे स्नोवुल्फ भी डरे हुए थे, जिसके बाद वो फिर पूछते हैं कि कैप्टन क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि नीचे वाले केबिन में क्या हुआ था। लेकिन कैप्टन आप मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मेरे लोग नीचे वाले केबिन की हालत को देखकर वो सब बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं और इसलिए अगर उन्हें सब कुछ बताया जाएगा अच्छे से तो वो सब समझ जाएंगे। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ था, बस इतना ही हुआ था कि उन लोगों में खाना की कमी हो गया था और वो सब एक दूसरे को ही खत्म करने लगे। कहीं आपको मुझ पे तो शक नहीं हो रहा है कि मैंने उन लोगों को खत्म करवाया है। और यह सब सुनने के बाद स्नोवुल्फ कहते हैं कि नहीं नहीं कैप्टन, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपने मुझे जितना बताया है उतना सुनने के बाद मेरे मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिला है। तभी जांगी कहता है कि देखिए मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ, अगर मैं अपनी एबिलिटी का यूज कर कर सब लोगों को खत्म करना चाहता तो 1 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन मैं अपने साथ आप लोगों को हुआक्सू देश लेकर जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरा साथ देना होगा और यहाँ तक कि शिप में किसी को नहीं पता चलना चाहिए उसके बारे में। यह सब सुनने के बाद स्नोवुल्फ को समझ में आ जाता है कि कैप्टन क्या चाहते हैं और अब स्नोवुल्फ अपने कैबिन में आ जाता है, जिसके बाद वो यानली आइसलैंड के जितने भी लोग थे वो सभी को बुलाता है और अब यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं। जिसके बाद ली जोंग्यू मतलब कि जो है ना स्नोवुल्फ, उसका नाम भी है ली जोंग्यू। तभी स्नोवुल्फ का एक मेंबर कहता है कि आप मुझे बताइए इतने सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं कि मैं तो रात भर सो नहीं पाता हूँ। वे स्नोवुल्फ कहता है कि तुम लोग चिंता और डरना बंद करो, मैंने इस बारे में कैप्टन से बात किया है और उन्होंने बताया कि नीचे वाले केबिन में खाना उतना नहीं था और उसीलिए वहां पर नीचे फाइट हो गया, आपस में एक दूसरे को खत्म करने लगे लोग। और वैसे भी तुम लोग चिंता मत करो, कैप्टन ने मुझसे वादा किया है कि हम लोगों को वो सब लेकर जाएंगे हुआक्सू देश। और जब लोग यह सब सुनते हैं तो उनका डर थोड़ा कम हो गया था, जिसके बाद ये सब अपने अपने कमरे में आ जाते हैं और ये सब अपने अपने रूम में तो आ गए थे, लेकिन यहाँ पर ये लोगों के मन में अभी भी डर था और ये सब सोचते हैं कि कोलंबिया से कैसे बात किया जाए। तब दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि यहाँ पर शिप के नीचे वाले केबिन को एक दिन में ही साफ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ब्लड बिखरा हुआ था जिसे साफ करने के बाद भी साफ नहीं हो रहा था उतना। और अब रात जैसे ही होता है यहाँ पर पूरा गड़गड़ाहट का आवाज आने लग जाता है, जैसे यहाँ पर एक बर्फीला तूफान आने वाला है। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं केबिन में सबका लाइट ऑफ कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जांगी और सेलर और जो यूके ये सबका लाइट ऑन था। हालांकि इतना ज्यादा रात होने के बाद भी यहाँ पर यानलियो आइसलैंड के लोग थे वो सब सोए नहीं थे। चाहिंग चिंग जल्दी से अपने बिस्तर पर से उठता है और वो जल्दी से गेट का थोड़ा सा दरार रहता है ना, उसमें जाकर चादर को घुसा देता है कि कोई भी आवाज ना हम लोगों का सुन पाए। और अब सब लोग बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि कैसे यहाँ से बचकर निकला जाए, कोलंबिया देश से कैसे बातचीत किया जाए। तभी रूडोल्फ रहता है जो कि जेब कतरा रहता है, वो कहता है कि मैं सेलर का फोन चुरा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नाप पर हूँ और यहाँ पर किसी को भी पता लग सकता है कि उनका फोन गायब हुआ है। तभी आइजनमैन कहता है कि देखो मुझे बड़े कोलंबिया देश से बात करने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तभी जी यूफान कहता है कि इसका मतलब यही हुआ कि आखिरकार हम लोग फोन तो चुराएंगे, लेकिन आधे घंटे बाद फिर उन्हें फोन भी लौटाना होगा, जिससे उन्हें हम पर बिल्कुल भी शक ना हो। और यह सब सुनने के बाद चाहिंग चिंग कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, अगर मेरी पत्नी किमकी मेरा साथ देती है तो हम लोगों के पास कम्युनिकेट
कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस हो सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी रसोई घर में रहती है और वहीं पे लाओ तियान रहते हैं और मैं अपनी पत्नी किम किम को कहूंगी कि लाओ तियान को बहलाए और उस टाइम का फायदा उठाकर तुम रुडोल्फ उनका फोन चुरा लेना और फिर कोलंबिया देश से बात करने के बाद हम उन्हें फोन वापस कर देंगे। यह कहकर के जी चांगमिन ने चावल में गिरा दिया था फोन और हम उन्हें वापस करने के लिए आए हैं। और यह प्लान सुनने के बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और इस टाइम पे ओशन में बहुत ही ज्यादा खराब मौसम था, क्योंकि जांगी 2 या 3 महीने समुद्र में रहा लेकिन ऐसा मौसम कभी भी नहीं आया था और इस टाइम लहरों के कारण बहुत ही ज्यादा आइस ब्रेकर हिल डोल रहा था। और इस टाइम पे झुइयोंकी और सुनवांसी दोनों ही बिस्तर पकड़े हुए थे, वो गिरना नहीं चाहते थे और इसी टाइम पे रोने का आवाज आता है, मतलब टॉमी का। और यह आवाज सुनते झुइयोंकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने मन ही मन में कहती है, बच्चा मुझे सोने नहीं देगा, हमेशा ही परेशान करता रहता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांगी को इस टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो डॉक्टर झाओ को कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं एक बार चेक कर कर आता हूँ। हालांकि जांगी अभी भी फिन ड्रैगन के बारे में भूल नहीं पाया था, क्योंकि वो अपनी आंखों से देखा था और इसलिए जांगी जल्दी से डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और सीधा आ जाता है शिप सेंटर में। अभी जांगी कहता है, लाओ तियान क्या यह शिप पलटेगा तो नहीं ना? तभी लाओ तियान कहते हैं कि कैप्टन आप अभी शिप पर हैं और आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा बात करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है और इसीलिए कैप्टन आप चिंता मत करिए, हम सब यहाँ पर है ना, हम सब जिनफिग आइस ब्रेकर को कुछ भी नहीं होने देंगे। और इस टाइम पे जांगे को एक बहुत ही दूर से एक आवाज सुनाई देता है और इस टाइम पे सब लोग यहाँ पर डर चुके थे और इस टाइम पे जांगे सोचता है कि क्या ये वही तो नहीं है। तभी सोनर ऑपरेटर कहता है कि कैप्टन हमारे तरफ में बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर बढ़ रहा है, वो भी बहुत ही स्पीड से। और जहाँ तक सी मॉन्स्टर का बात है तो यहाँ पर फिन ड्रैगन जैसा कुछ है। और इस टाइम पे जांगे अपने मन ही मन में सोचता है कि ये आधे महीने से मेरा ही वेट कर रहा था। और इसी टाइम पर एक राउंड शेप का भवंडर उठता है और पूरा 10 मीटर शिप से बहुत ऊपर उठता है और इसीलिए पूरा शिप ही बहुत ही ज्यादा हिलने डोलने लग जाता है। और इस टाइम पे जो सेलर शिप को कंट्रोल कर रहा था वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो शिप मेरे कंट्रोल से बाहर है। रोशन में इतने बड़े बड़े लहर के कारण शिप उधर ही जा रहा है जिधर सबसे ज्यादा लहर ठेल रहे हैं। अभी जांगी कहता है कि अरे घबराओ मत, तुम लोग यहीं पर शिप को कंट्रोल करो, मैं जाकर उस परेशानी से निपटता हूँ। और अब जांगी अपने एबिलिटी की मदद से यहाँ पर शिप को थोड़ा ऊपर उठा देता है, जिसके बाद यहाँ पर जो लहर था वो नीचे से निकल जाता है और अब यहाँ पर आइस ब्रेकर बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही। और इस टाइम पे जांगी स्पेशल सूट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो आसमान में उड़ रहा था और फिर नीचे आइस ब्रेकर के आसपास देखता है कि कोई सी मॉन्स्टर तो नहीं है। और इसी टाइम पर जांगी को एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि ड्रैगन था और वो 100 मीटर का था। और इस टाइम पे जांगी को एक और बात समझ में आता है कि यहाँ पर फिन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा समझदार हो गया था पहले से, क्योंकि पिछली बार फाइट हुआ था तो फिन ड्रैगन सामने आकर फाइट किया था, लेकिन जांगी देखता है कि इस बार ये सामने नहीं आता है बल्कि ये समुद्र के लहरों को कंट्रोल कर कर शिप पर हमला करता है। और जांगी देखता है कि मैंने पिछली बार ब्लैक भाले से हमला किया था लेकिन ये तो दिख ही नहीं रहा, उसका चोट लगता है ठीक हो गया है। और यह सब समझने के बाद जांगी अपने टाइम इको वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद उसे फ्यूचर पता लग जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और इस टाइम पे जांगी को देख लेता है फिन ड्रैगन, वो जल्दी से फिन ड्रैगन अपना मुंह खोलता है और दहाड़ता है, जिसके बाद उसके मुंह से एक बैगनी कलर का लेजर निकलता है और सीधा जांगी की ओर में बढ़ता है। और इस टाइम पे जांगी कहता है कि पिछली बार बच गया था लेकिन इस बार नहीं बचेगा, जिसके बाद जांगी को फ्यूचर देखने के बाद उसे पता लग गया था कि इस टाइम पे क्या करना है और जांगी थोड़ा आगे हो जाता है और हमले से बच जाता है। और इस टाइम पे जांगी अपने हाथों में ब्लैक बॉल ले लेता है और उसमें बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होने लग जाता है, जिसके बाद फिन ड्रैगन को पता लग जाता है कि यह वही हमला है और मुझे इससे बचने के लिए पानी के अंदर में जाना होगा, जिसके बाद ड्रैगन फिर पानी के अंदर में थोड़ा चला जाता है। और फिर फिन ड्रैगन यहाँ पर शिप को पलटने के लिए वो पानी को कंट्रोल करता है और बहुत ही ऊपर लहर को उठा देता है। और यह सब देखने के बाद जांगी शौक में था, जिसके बाद वो जल्दी से डुओ टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है और सीधा शिप पर आ जाता है। और इस टाइम पे जांगी जल्दी से अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वो एक शील्ड तैयार करता है एसपीएस का शील्ड, और उसके बाद उस एसपीएस के शील्ड के अंदर रहता है शिप। और अब पानी की लहरें जैसे ही जांगी के शील्ड से टकराते हैं वो सारे के सारे लहरें जांगी का शील्ड अब्जॉर्ब कर लेता है। और इस टाइम पे जांगी सोचता है कि सच में मैंने फिन ड्रैगन को दिमागी समझा था लेकिन वो सच में दिमाग वाला है। और इस टाइम पे जांगी जितने भी पानी को अब्जॉर्ब किया था उस सारे पानी को अपने स्पेस डोर से बाहर निकाल देता है। और इस टाइम पे जांगी देखता है कि फिन ड्रैगन आस ही पास होना चाहिए, जिसके बाद जांगी जल्दी से लाओ तियान को कहता है कि जल्दी से विस्फोटक बम गिराना स्टार्ट कर दो।